नमस्कार जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं रविकांत मित्र त्रिपाठी एक बार फिर आपके सामने हूं और आज का मैंने अपना टॉपिक लिया है पत्र लेखन। बहुत सारे हमारे भाइयों बहनों का आग्रह था कि सर पत्र लेखन पे एक वीडियो बना दीजिए, क्योंकि इंटरमीडिएट में पत्र लेखन बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जो भी भैया बहन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं, उनके लिए हिंदी में पत्र लेखन बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यद्यपि अगर देखा जाए तो पत्र लेखन धीरे धीरे मैं कहूं तो हमारी जिंदगी से अब बाहर हो चुका है। अब तो पत्र कहीं चलते नहीं। मैं आपको बताऊं कि अपने बचपन में जब हम लोग काफ़ी छोटे हुआ करते थे, हमारे बाबा जी कलकत्ता रहा करते थे, मेरे पिताजी विद्यालय पे जब अपने रहा करते थे, तो आपस में संचार का यही एक माध्यम था, चिट्ठी, पत्र। अंतर्देशीय पत्र चला करते थे। सामान्य कागज पे पत्र लिख करके उसको लिफाफे में रख के डाला जाता था, या फिर पोस्ट कार्ड चला करते थे, पोस्ट कार्ड पे मैटर लिखा जाता था। और ये चिट्ठियां जो हैं वैचारिक आदान प्रदान का साधन हुआ करती थी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे सपोज करिए कि हमारे गांव में किसी व्यक्ति के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करनी है, अथवा यूं समझें कि कोई विचार करना है, कोई विमर्श करना है, जमीन खरीदनी है, लड़की की शादी करनी है, तो इस विषय पे चिट्ठी लिखी जाती थी। कलकत्ता या बंगाल या सूरत रह रहे उस व्यक्ति को चिट्ठी यहाँ से लिखी जाती थी, उसके बाद से वो डाकघर में पोस्ट की जाती थी। वो धीरे धीरे 1 सप्ताह 10 दिन लगता था, चिट्ठी वहाँ पहुँचती थी। फिर वो व्यक्ति चिट्ठी को खोलता था, उसको पढ़ता था, फिर वहाँ से वो चिट्ठी उधर से लिखता था, फिर चिट्ठी डाकघर में पोस्ट होती थी। 15 दिन 10 दिन लगता था, फिर चिट्ठी यहाँ आती थी। मैं आप बताऊं, चिट्ठियों का जमाना इतना बढ़िया था। आजकल तो विवाद के बहुत सारे कारण इसी माध्यम से चल रहे हैं। पता चलता है कि यहां मैं देवरिया में बैठा हूं, 2 भाइयों के बीच में कोई छोटी सी बात हुई नहीं हुई, पता चला व्हाट्सएप के माध्यम से फटाक से दिल्ली, फटाक से बेंगलोर पहुंच गया। पता चला वहां भी 2 लोग रह रहे हैं, इस बात को लेके भिड़ गए। पहले तो क्या होता था कि गांव में अगर 2 भाइयों के बीच में झगड़ा हुआ है, अगर इसकी सूचना पिताजी को देनी है, पिताजी कहाँ है तो लुधियाना में है, तो यहाँ से पता चलता चिट्ठी लिख करके पिताजी से विमर्श मांगा जाता था। जब तक चिट्ठी पिताजी के पास पहुँचती थी, पिताजी कुछ समझें, वहाँ से दोबारा चिट्ठी लिखें, और जब तक वो चिट्ठी वापस देवरिया पहुँचे तब तक यहाँ सारा विवाद ही सुलट जाया करता था। तो चिट्ठियों का हमारे जीवन में बड़ा महत्व रहा है। यही कारण है कि कभी भी, अब तो देखूं तो धीरे धीरे जैसे पत्र 2 तरीके के हम लोग बताते हैं, अभी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक जो व्यावहारिक पत्र होते हैं, जो कि मित्रों सगे संबंधियों के बीच में लिखे जाते हैं, जैसे अनौपचारिक पत्र, वो तो धीरे धीरे समाप्त हो गया। उसका जमाना आ गया है, व्हाट्सएप ने ले लिया। हाँ, पूरी तरह से व्हाट्सएप अपने आप में काम चला देगा। लेकिन जो औपचारिक पत्र है ना, वो अभी भी क्रियाशील है। किसी भी सरकारी विभाग में आप चले जाएं तो बिना पत्र के काम नहीं चलने वाला। आप बैंक चले जाइए, आपके एटीएम काम नहीं कर रहा है, भैया दरखास्त लिख के लाओ। बिजली विभाग चले जाइए, आपको मीटर बदलवाना है, चिट्ठी लिख के ले आओ। किसी भी चीज में जाओ, बिना चिट्ठी लिखे काम चलने वाला नहीं है। तो आइए, चूंकि हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ मसला है, केवल परीक्षा से जुड़ा हुआ मसला तो है नहीं पत्र। भाई परीक्षा के लिए तो 6 नंबर का मामला हो सकता है, लेकिन हमारी जिंदगी से जुड़ा मसला है, इसलिए इसको थोड़ा सीरियसली लेते हैं और शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि प्लीज जो लोग भी हमारे इस चैनल पे पहली बार हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। मैं रविकांत मित्र त्रिपाठी पुनः अपने सेशन में आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कंटेंट मेरे साथ साथ स्क्रीन पे चलेगा, आप वीडियो को पॉज करके यहां से नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर? आइए देखिए, मैं पहला हेडिंग एक बना रखा हूं, पत्र लेखन। पत्र लेखन है क्या? पत्र व्यवहार एक ऐसा साधन है जो दूरस्थ व्यक्तियों की भावना को एक संगम भूमि पे लाके खड़ा करता है। 2 लोग जो एक दूसरे से दूर है ना, उनको एक साथ लाके खड़ा कर देता है, मतलब दोनों की भावनाओं को जोड़ने का काम करता है। एक व्यक्ति का विचार दूसरे पास तक पहुंच सकता है, दोनों के बीच में आत्मीय संबंध स्थापित करता है। पत्र क्यों लिखे जाते हैं? तो पत्र लिखे इसलिए जाते हैं ताकि विचारों का आदान प्रदान सशक्त माध्यम से हो सके। मेरे मन में जो विचार चल रहे हैं वो सफलतापूर्वक आप तक पहुंचे। पत्र के प्रकार, पत्र वास्तव में तो 2 ही प्रकार के होते हैं, क्योंकि मैंने लिखा ना कि किसी भी व्यक्ति के सुख दुख का संजीव वाहक होने के साथ साथ पत्र लेखन व्यक्तित्व का प्रतिबिंब भी होता है। किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, वह व्यक्ति क्रूर है कि वह व्यक्ति मधुर है, इस बात का प्रतिबिंब भी होता है पत्र। निजी जीवन से लेकर के व्यापार को बढ़ाने तक, सामाजिक कार्यों को करने से लेकर कार्यालयों के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए सिवाय पत्र के दूसरा कोई सशक्त माध्यम नहीं। और पत्र की इन्हीं उपयोगिताओं को देखते हुए हम लोग ने पत्र को 2 भागों में बांट रखा है, एक अनौपचारिक और दूसरे औपचारिक। अनौपचारिक
जो परिवार में सगे संबंधियों के बीच लिखे जाते हैं उनको बोलते हैं अनौपचारिक पत्र, और जो व्यावसायिक दृष्टिकोण से लिखे जाते हैं वो कहलाते हैं औपचारिक पत्र। आइए कुछ पत्रों की विशेषताओं को हम लोग देख लेते हैं, जिसके आधार पर फरकेट करना आसान हो जाएगा हम लोगों के लिए। तो पत्र लेखन की कुछ विशेषताएं, इस पे देखिएगा, ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पे निबंध भी पूछा जाता है कभी कभी। मैंने देखा है कि कई बार पत्र लेखन की प्रमुख विशेषताओं को केंद्रीय आधार बना करके निबंध लिखिए 300 शब्दों में पूछ दिया था, तो इसलिए इसको थोड़ा सा सीरियसली लीजिएगा। पत्र लेखन की कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं, क्योंकि देखिए पत्र लेखन एक कला है। कला मतलब मानवीय भावनाओं का चित्रीकरण। पत्र लेखन अपने आप में कला, जितना सुंदर पत्र लिखेंगे उतने ही अंदर की भावनाएं आपको स्पष्ट रूप में दिखाई देंगी। भाषा की संक्षिप्तता बहुत आवश्यक है। पत्र बेवजह का लंबा न हो, इसलिए अपने विचारों को और अपनी भाषा को संक्षिप्त रूप में रखना चाहिए। पत्र को अनावश्यक विस्तार नहीं देना चाहिए, क्योंकि पन्ने सीमित हैं, अगले व्यक्ति के पास पढ़ने के लिए समय सीमित है, इसलिए अपनी भाषा को संक्षिप्त रखना है, प्रभावपूर्ण रखना है। व्यर्थ के शब्दों से बचना बहुत आवश्यक। क्रमबद्धता, पत्र की जो भाषा हो ना वो क्रमबद्ध हो, यानी पहली घटना फिर दूसरी घटना फिर तीसरी घटना फिर चौथी घटना, यानी घटनाओं का क्रम जो है वह साधारण हो, यानी पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ, ताकि वह व्यक्ति आपके सम्मुख नहीं है, आपके शब्दों को पढ़ करके अपनी भावनाओं का अंदाजा लगा रहा है। इसलिए जो बातें प्रारंभ में लिखी हो उसके बाद की बात ही उसके बाद लिखी जानी चाहिए। भाषा की स्पष्टता और सरलता, भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। ज्यादा कठिन और ज्यादा साहित्यिक शब्दों के प्रयोग से आपको बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि ज्यादा कठिन और साहित्यिक शब्दों का प्रयोग अगर करेंगे तो आपकी बात जो है पाठक के समझ में आएगी नहीं। इसलिए पत्र लिखते समय सरल वाक्यों का प्रयोग होना आवश्यक है। कठिन शब्दों के प्रयोग, कठिन वाक्यों के प्रचलन से पत्र नीरस हो जाया करता है, तो कृपया इस बात से आप लोग बचेंगे। प्रभावपूर्ण शैली, पत्र की शैली प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले चीज तो पत्र की भाषा मौलिक हो। अगर मौलिक हो यानी आपके मन के विचार लिखे गए, कॉपी पेस्ट न हो। कॉपी पेस्ट होने से पत्र की विश्वसनीयता खत्म हो जाती है, तो कॉपी पेस्ट से बचिए। पत्र की भाषा क्या होनी चाहिए? मौलिक होनी चाहिए। अनावश्यक शब्दों का प्रयोग से बचें, और पत्र क्या होगा? इससे आकर्षक बनेगा अगर मौलिकता रहेगी तो। अगर मौलिकता नहीं है ना तो उसमें आकर्षण नहीं आएगा। हाँ, मैं यकीन से बता रहा हूं कि आपके स्वयं के अपने विचार होने चाहिए। मैं आपको बताऊं कि जब मैं अपना वीडियो बनाता हूं ना तो मैं किस तरह का कोई गाइड बुक साइड बुक कुछ नहीं रखता। मैं टेक्स्ट बुक से सीधे सीधे पढ़ाता हूं, और जो व्याख्या होती है ना वो मेरी अपनी खुद की होती है। मैं कभी गाइड बुक साइड बुक के चक्कर में नहीं पड़ता। जो भी व्याख्याएं होती है मेरी अपनी खुद की व्याख्याएं होती हैं, और यही कारण है कि मेरी व्याख्याएं आप लोगों को पसंद आती हैं। थैंक यू फॉर दैट। तो मौलिकता अगर रहेगी, यानी अगर उसमें यूनिकनेस नहीं रहेगी, स्पेशल रहेगा ना, तो वो चीज लोगों को पसंद आएगी। लोगों का सुन करके, लोगों का देख करके करेंगे तो फिर वो मतलब नहीं आ जाएगा। तो भाषा प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। प्रभाव कब आएगा? जब वो आपकी अपनी भाषा होगी। उद्देश्यपूर्ण, पत्र कैसा होना चाहिए? उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। जिस उद्देश्य के लिए लिखा गया उस उद्देश्य की पूरी पूर्ति हो जाए, यानी पत्र को पढ़ने के बाद पाठक के मन में जिज्ञासा नहीं रहे कि अरे अब क्या हुआ होगा, यानी उसकी संपूर्ण जिज्ञासा को शांत कर दे पत्र। पत्र की भाषा अधूरी नहीं होनी चाहिए। पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? पूर्ण होनी चाहिए। अधूरी भाषा नहीं है कि भाई पत्र पढ़ने के बाद भी अगले के मन में घूम रहा है कि अरे यार इसके बाद क्या हुआ होगा। नहीं, संपूर्ण बातें लिखने का प्रयास करें संक्षिप्त भाषा में। पत्र लिखते समय ध्यान देने वाली बातें कौन कौन सी हैं, तो मैंने इसको फिर से संक्षेप कर दिया। देखिए आपकी स्क्रीन पे साथ साथ आ गया। पत्र लिखते समय सबसे पहले पत्र भेजा कौन, पत्र पाया कौन, पता दिनांक यह स्पष्ट रूप से लिख दिया जाए। पत्र में अनावश्यक बातों का विस्तार न देकर के संक्षेप में अपनी बात प्रभावपूर्ण तरीके से लिखी जाए। पत्र का विषय स्पष्ट हो, किस विषय पे पत्र लिखा जा रहा है। एक पंक्ति में अगर विषय डाल सके तो बहुत अच्छी बात है, ताकि पढ़ने वाले के पास समय कम हो तो केवल विषय देख के वो समझ जाए कि पत्र किस उद्देश्य से लिखा गया। तीसरी चीज की पत्र लिखते समय कम शब्दों में अधिक बात लिखने का प्रयास, गागर में सागर भरा जाए। पत्र की भाषा मधुर हो, सम्मोहक हो, आदर सूचक हो, यानी पत्र की भाषा कैसी हो? आदर सूचक हो। सामने वाले को आप आदर दीजिए। अगर आप सामने वाले को आदर देंगे तो आपके पत्र को वो ज्यादा मन लगा के पढ़ेगा। पत्र की समाप्ति इस प्रकार होनी चाहिए कि पत्र का संदेश पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए। यदि पत्र का संदेश पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुआ तो पत्र को खत्म करने का कोई मतलब नहीं। भाई पाठक के मन में अगर जिज्ञासा बची रह गई तो उस पत्र का कोई मतलब नहीं, क्योंकि अगला पत्र तो पहुंचने में 10 दिन लगेगा। तो 10 दिन तक क्या करेगा? तो गलत अर्थ न निकाले, इसलिए उसकी जिज्ञासा पूर्ण करने का उपाय रखना चाहिए। आइए बात करते हैं अनौपचारिक पत्रों की। सबसे पहले मित्रों, रिश्तेदारों, सगे संबंधियों को जो पत्र लिखे जाते हैं, ऐसे पत्रों को हम लोग बोलते हैं अनौपचारिक पत्र। कुछ जगहों पे इन्हें व्यक्तिगत पत्र भी लिखा जाता है।
कभी कभी परीक्षा में अगर पूछ दे कि व्यक्तिगत पत्र, तो आप इसे कंफ्यूज नहीं होंगे। अनौपचारिक पत्र यानी सगे संबंधियों आपसी प्रेम व्यवहार पे जो पत्र लिखे जाते हैं, जिसमें सुख दुख हो सकता है, हर्ष हो सकता है, उत्साह हो सकता है, बधाई हो सकती है, शुभकामना हो सकता है, शोक हो सकता है, यानी व्यक्तिगत संबंधों पर लिखे जाने वाले पत्रों को हम लोग व्यक्तिगत पत्र या अनौपचारिक पत्र कहेंगे। अनौपचारिक पत्रों की जो भाषा होती है बड़ी आत्मीय, मधुर और हृदय स्पर्शी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी सामने वाले के प्रति मधुरतापूर्ण भाषा नहीं है तो वह आपके पत्र को पढ़ने का प्रयास नहीं करेगा। कैसे लिखा जाएगा पत्र? तो लिखने का तरीका समझिए कि सबसे पहले ऊपर बाएं साइड प्रेषक का पता लिखेंगे। प्रेषक का पता यानी अनौपचारिक पत्रों की बात कर रहा हूं, सबसे पहले बाएं साइड ऊपर किसका पता लिखेंगे? प्रेषक का। भेजा किसने? ताकि पत्र पढ़ने वाले को आपका पत्र देखते ही यह अंदाजा लग जाए कि कैसी भाषा हो सकती है या क्या विषय वस्तु हो सकती है। तो भेजने वाले का नाम सबसे ऊपर बाएं साइड होना चाहिए। उसके बाद तिथि और दिनांक होना चाहिए कि किस तिथि और किस दिनांक को यह पत्र लिखा जा रहा है, यह भी बाएं साइड ही होना चाहिए। ठीक उसके नीचे संबोधन लगता है। संबोधन क्या होता है? उस व्यक्ति को पुकारने के लिए प्रयोग किया गया शब्द, जिस व्यक्ति को हम पत्र लिख रहे हैं। जैसे मित्र को लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे प्रिय मित्र, छोटी बहन को लिखेंगे तो प्रिय बहना, यदि पिताजी को लिखेंगे तो हम लिखेंगे आदरणीय पिताजी। तो ये संबोधन है जिसको लेकर के वो व्यक्ति तुरंत आपके तरफ आकर्षित हो जाए कि हाँ बताओ। तो संबोधन के ठीक नीचे हम लोग अभिवादन वाक्य का प्रयोग करते हैं। अभिवादन क्या होता है? अब प्रिय मित्र है तो नमस्कार, छोटी बहन है तो सदैव प्रसन्न रहो, पिताजी हैं तो सादर चरण स्पर्श। ये क्या है? ये अभिवादन है। अभिवादन का मतलब प्रणाम, यानी उस शब्द संबोधन के ठीक नीचे हम लोग अभिवादन वाक्य का प्रयोग करेंगे। अभिवादन के नीचे विषय बड़ा महत्वपूर्ण होता है। विषय एक पंक्ति में निर्धारित किया जाना चाहिए कि किस विषय पे यह पत्र लिखा जा रहा है, ताकि वह व्यक्ति इस पत्र को देखते ही यह अंदाजा लगा ले कि इस पत्र में क्या होगा। फिर उसके बाद से क्या होगा? फिर उसके बाद हम लोग अपने पूरे का पूरा विषय वस्तु लिखेंगे अपने पत्र में। 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ, जितनी आवश्यकता हो पूरा लिख लिए। लिखने के बाद नीचे आता है अभिनिवेदन। अभिनिवेदन मतलब मैं कौन? तो हम अपने लिए क्या लगाते हैं? आपका शुभाकांक्षी, तुम्हारा प्रिय मित्र, भवदीय, आपका प्यारा बेटा, ऐसे करके नीचे हम लोग अभिनिवेदन लगाते हैं और अभिनिवेदन के नीचे अपना नाम लिखते हैं जिस व्यक्ति ने पत्र लिखा है। तब ये बन जाता है आपका अनौपचारिक पत्र। समझ में आया? स्क्रीन पे मेरे साथ साथ है, यहां से देख लीजिएगा क्रम। अब इसके बाद मैं कुछ उदाहरण रखता हूं आपके साथ साथ स्क्रीन पे। जैसे अगर प्रश्न आया कि छात्रावास में पढ़ रहे पिता द्वारा मनी ऑर्डर भेजे जाने हेतु एक पत्र लिखिए। ठीक है, यानी यह पत्र कौन लिख रहा है? पिता लिख रहा है पुत्र को। ठीक है, तो इस पत्र में देखिए शुरुआत हमने कैसे किया। सबसे पहले पोखर खाली अल्मोड़ा, दिनांक जो भी आपका दिनांक है दिनांक डाल दिया, प्रिय बेटा अजय, शुभाशीष। अब देखिए प्रिय बेटा ये क्या है? ये संबोधन है। शुभाशीष ये क्या है? ये संबोधन के तुरंत बाद का क्या है? अभिवादन है। अब पिता की तरफ से पुत्र को अभिवादन किया गया तो क्या कर दिया गया? शुभाशीष। पिता ने लिखा यहाँ सब कुशल पूर्वक है, आशा है तुम भी सकुशल होगे। आज ही तुम्हारा पत्र मिला, जान करके प्रसन्नता हुई कि तुम्हारे लिखित परीक्षा के 2 प्रश्न हो गए हैं और तुमने दोनों प्रश्न पत्र को बहुत अच्छे ढंग से किया है। तो भाई अच्छा लगा ना मुझे, तुमने 2 प्रश्न पत्रों के दोनों अच्छा किया, तो मैंने आज ही ₹500 का मनी ऑर्डर तुम्हारे नाम भेज दिया है। आशा करता हूं कि पत्र के साथ यह भी तुम्हें मिल जाएगा। अपनी पढ़ाई का विशेष ध्यान रखना और इन पैसों का सदुपयोग करना। तुम्हारी माताजी ने तुम्हारे लिए प्यार और भाई बहनों ने नमस्ते कहा है। पूरा हो गया। तुम्हारा पिता, नीचे अपना नाम। ये क्या है? ये एक बहुत ही सशक्त अनौपचारिक पत्र। एक और उदाहरण हमने लिया कि हमने एक मित्र को आमंत्रण दिया काव्य गोष्ठी में आने के लिए। प्रश्न है कि काव्य गोष्ठी में आमंत्रित किए जाने पर मित्र को धन्यवाद प्रकट करते हुए एक पत्र लिखिए। हमने एड्रेस लिया 5 विकासनगर सीतापुर, दिनांक मित्रवर राकेश जी। मित्रवर ये क्या लिया? संबोधन राकेश जी के लिए, सब प्रेम नमस्ते, अभिवादन। आपका पत्र आज प्राप्त हुआ। ये बहुत खुशी की बात है कि अपने निवास स्थान पे कवि गोष्ठी कराने जा रहे हैं। मैं वहां अवश्य आऊंगा। स्थानीय कवियों के अतिरिक्त और कौन कौन से कवि आ रहे हैं? अब ये क्वेश्चन छोड़ दिया ताकि एक चिट्ठी लिख के वो वहां से बताएं। मयंक जी को आमंत्रित किया है कि नहीं किया? अब ये बिल्कुल भाषा वैसी है जैसे वार्तालाप चल रहा हो। कहा मयंक जी को आमंत्रित किया कि नहीं किया? यदि किसी चीज की आवश्यकता हो तो मुझे अवश्य लिखिएगा, मैं उसकी व्यवस्था कर लूंगा। यदि आपको लगता है कि कुछ व्यवस्था करके आना चाहिए तो मैं करता आऊंगा। यहाँ पर सब कुशल मंगल है, आशा है आप भी स्वस्थ एवं आनंद होंगे। आपका मित्र मुनीश कुमार। ठीक है, तो ये क्या है? ये अनौपचारिक पत्र है। एक मित्र को आप एक सलाह दे रहे हैं।
अपनी छोटी बहन को समय का सदुपयोग करने की सलाह देते हुए पत्र लिखिए। अब बहन छोटी है, आपको समझाने के लिए विषय लंबा चाहिए, तो देखिए सबसे पहले एड्रेस लिया, 18 जीवन नगर गाजियाबाद, दिनांक इतना, प्रिय कुसुमलता, छोटी बहन है ना, तो देखिए प्रिय लिया संबोधन, प्रिय कुसुमलता, शुभाशीष, आशा करता हूं कि तुम सकुशल होगी, छात्रावास में तुम्हारा मन लग गया होगा और तुम्हारी दिनचर्या भी नियमित चल रही होगी। ये क्या है? ये देखिए, ये प्रेम और मधुरता है। आगे लिखते हैं, प्रिय कुसुम, तुम अत्यंत सौभाग्यशाली लड़की हो जो तुम्हें बाहर रह करके जीवन संवारने का अवसर प्राप्त हुआ है। लेकिन देखो, इस आज़ादी का छात्रावास में तुम दुरुपयोग न करना। बड़ा भाई होने के नाते मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि समय का भरपूर सदुपयोग करना। तुम वहां पढ़ाई के लिए गई हो, देखिए सलाह देगा भाई कि तुम वहां पढ़ाई के लिए गई हो, इसलिए ऐसी दिनचर्या बनाना जिसमें पढ़ाई को सबसे ज़्यादा महत्व मिले। मतलब अपना टाइम टेबल ऐसा सेट करना जिसमें पढ़ाई के लिए जगह ज़्यादा हो। यह सुनहरा अवसर जीवन में फिर कभी नहीं आएगा, इसलिए एक एक पल अध्ययन में लगाकर मनोरंजन और व्यर्थ की बातों में ज़्यादा समय व्यतीत न करना। अपनी रचनात्मक रुचियों को विस्तार करना, खेल कूद को भी पढ़ाई के जितना ही महत्व देना। आशा करता हूं तुम मेरी बातों को समझ करके समय का उचित प्रकार सदुपयोग करोगी तथा अपनी दिनचर्या का उचित प्रकार पालन करके परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करोगी। अभिनिवेदन देखिए क्या आया, शुभकामनाओं सहित, बहन है शुभकामना, तुम्हारा भाई कैलाश। अब ये देखिए एग्जाम्पल हमने लिया, मित्र को बधाई पत्र, साथ साथ स्क्रीन पे चल रहा है, यहां से उतार सकते हैं। यानी मित्र को बधाई, यानी हमने समाचार पत्र में पढ़ा कि हमारे मित्र की सफलता हुई है, यानी उसने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, तो हमने मित्र को पत्र लिख दिया। हमने मित्र को पत्र लिखा और बताया, शुभकामनाओं सहित अपना नाम दिया। तो ये जो पत्र है ना, अब देखिए एक पत्र ऐसे पूछा जा सकता है परीक्षा में कि अपने पुत्र के विवाह में शामिल होने के लिए अपने सगे संबंधियों को निमंत्रण पत्र लिखिए। अब निमंत्रण पत्र में क्या है, शुरुआत हमने किया श्री गणेशाय नमः, भगवान का नाम सबसे पहले लिया, प्रथम पूज्य गणेश जी। फिर उसके बाद से एक छोटा सा मुक्तक लिखा जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा कि भेज रहा हूं स्नेह निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को, हे मानस के राजहंस तुम भूल न जाना आने को, यानी जरूर आना। फिर श्री श्रीमती लिख के डैश यहाँ पे छोड़ा है मैंने, आप अगले व्यक्ति का नाम भर लेंगे जिस व्यक्ति को देना है। परमपिता परमेश्वर की कृपा से मेरे ज्येष्ठ पुत्र, जो भी पुत्र का नाम हो, जैसे हमने लिया चिरंजीवी गिरीश का विवाह पिथौरागढ़ निवासी श्री बंशीधर तिवारी की सौभाग्यकाक्षिणी सुपुत्री प्रभा के साथ दिनांक 8/4/2020 को होना सुनिश्चित हुआ है। आप सब परिवार पधार करके बहु को आशीर्वाद देकर के अनुग्रहित करें। ये क्या है, ये निमंत्रण पत्र, ये सब के सब अनौपचारिक पत्रों में आते हैं। नीचे देखिए हमने क्या लिया अभिनिवेदन में, दर्शनाभिलाषी, मतलब आपके दर्शन का अभिलाषी। ठीक है, तो इसने क्या किया, ये एक ऐसा अभिनिवेदन है जो परेशान करता है कि नहीं नहीं हमें वहां जाना चाहिए, वो दर्शन के लिए परेशान है। कुशल सेम पूछने के लिए भी पत्र पूछे जाते हैं कि अपने परिवार से दूर रहकर नौकरी कर रहे पिता का हालचाल जानने के लिए एक पत्र लिखिए। तो देखिए इसने क्या लिया, पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श, कई दिनों से आपका पत्र प्राप्त नहीं हुआ, हम यहाँ कुशलता पूर्वक रहते हुए भगवान से आपके कुशलता और स्वास्थ्य की सदा प्रार्थना करते हैं। पिताजी, मैंने घर की जिम्मेदारियां संभाल ली हैं, घर और बाहर के ज्यादातर काम मैं स्वयं ही करता हूँ। सलोनी, छोटी बहन, सलोनी आपको बहुत याद करती है, हर समय पापा पापा की रट लगाए रहती है, इसलिए जब कभी आइएगा तो उसके लिए गुड़ियों का उपहार लेते आइएगा। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, समय पर खाना समय पर सोना है बहुत आवश्यक है। हाँ, यदि आपको स्वास्थ्य में थोड़ी भी गड़बड़ी महसूस हो तो कृपया डॉक्टर से परामर्श करके तुरंत अपना इलाज करवाइएगा। अब देखिए अभिनिवेदन क्या लगा, आपके पत्र के जवाब के इंतजार में आपका प्रिय पुत्र या आपका पुत्र, फिर अपना नाम डाल दीजिए। ठीक है, एक मित्र जिसके पुत्र वधू की असामयिक मृत्यु हो गई, उसको शोक पत्र लिखना है, तो उसके लिए शोक पत्र लिखा, पहले अपना एड्रेस दे दिया, फिर मित्र का नाम लिखा। आपके पुत्र वधू की असामयिक मृत्यु की सूचना पाकर अपार दुख हुआ। मृत्यु पर देखिए किसी का वश नहीं है, आप धैर्य धारण करें। मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि वह दिवंगत आत्मा को शांति तथा इस शोक संतप्त परिवार को शोक वहन करने की शक्ति प्रदान करे। ये क्या है, यह शोक और संवेदना पत्र है जो किसी को भेजा जाता है। तो कुल मिलाजुला करके एक पंक्ति में समझें कि अनौपचारिक पत्र का मतलब होता है परिवारी जनों सगे संबंधियों के बीच लिखे जाने वाले पत्रों को हम लोग अनौपचारिक पत्र कहते हैं। इन अनौपचारिक पत्रों में जैसे संबंध वैसी भाषा। ठीक, अब आते हैं औपचारिक पत्रों पे। औपचारिक पत्र मतलब प्रधानाचार्य, पदाधिकारी, व्यापारी, ग्राहक, पुस्तक विक्रेता, संपादक, यानी किसी भी तरह के ऑफिशियल टाइप के पत्र जो लिखे जाते हैं वो औपचारिक पत्र हैं। औपचारिक पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा निजी या पारिवारिक कोई संबंध नहीं होता, इनका जो संबंध होता है वो व्यावसायिक होता है। हाँ, इसमें भी शालीन और शिष्ट भाषा की शैली का प्रयोग करना आवश्यक होता है। औपचारिक पत्रों के अंतर्गत ज्यादातर या तो शिकायती पत्र आते हैं, व्यावसायिक पत्र आते हैं, संपादकीय पत्र आते हैं या आवेदन पत्र वगैरह आते हैं। आवेदन पत्र एप्लीकेशन
अरे भाई, रेगुलर छुट्टी के लिए जो हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं स्कूल में, वो एक तरह का औपचारिक पत्र ही तो है। औपचारिक पत्र के भाग क्या होते हैं? पत्र भेजने वाले प्रेषक का पता सबसे ऊपर, उसके ठीक नीचे तिथि और दिनांक, उसके नीचे पत्र प्राप्त करने वाले का पता। जी हाँ, इसमें पत्र प्राप्त करने वाले का भी पता लिखा जाता है ऊपर ही। यानी सबसे ऊपर पता हमने लिखा भेजने वाले का, उसके नीचे तिथि और दिनांक, और उसके नीचे पता लिखा पाने वाले का। उसके बाद से हम लोग संबोधन लेते हैं? नहीं, पहले विषय लेंगे। जी हाँ, जैसे ही पाने वाले का पता हमने लिखा, उसके ठीक नीचे हम लोग विषय लिखेंगे। विषय मतलब हमारा यह पत्र किस चीज पर केंद्रित है, किस कारण से लिख रहे हैं, अवकाश के लिए लिख रहे हैं, कि हम कॉपी किताब खरीदने के लिए लिख रहे हैं, कि बिजली का मीटर सही कराने का, मतलब जो आवश्यकता है वो विषय एक पंक्ति में लिखेंगे। उसके नीचे आएंगे संबोधन। अब संबोधन में यहाँ पे संबोधन बदल जाएगा। अब वहां पे संबोधन क्या होता था? पूज्य पिताजी, प्रिय मित्र, ऐसे संबोधन नहीं लेंगे। यहाँ पे संबोधन होगा महोदय, महोदया, मान्यवर, श्री, श्रीमती, इस प्रकार के संबोधन लेंगे। ऐसे संबोधन जो आपकी व्यावहारिक भाषा का प्रयोग दिखावें, शालीन भाषा का प्रयोग दिखावें, महोदय, महोदया, मान्यवर, श्री, श्रीमती। इसके बाद पूरी की पूरी हम लोग विषय वस्तु लिखेंगे। विषय वस्तु में ध्यान देंगे कि अगर एक पत्र में एक से अधिक विषय है तो अनुच्छेदों के प्रयोग किए जाएं। यानी विषय को बदलने के लिए हम लोग पैराग्राफ वाइज ही लिखेंगे। उसके नीचे अभिवादन। अभिवादन क्या हो सकता है इसका? ज्यादातर औपचारिक पत्रों के जो अभिवादन होते हैं वो भवदीय होते हैं। अभिवादन, हाँ, भवदीय, ज्यादातर क्या, लगभग नियरेस्ट टू 100% भवदीय, क्योंकि ये ऑफिशियल शब्द है भवदीय, ये अभिवादन हो जाता है। और उसके नीचे अपना नाम लिख करके अपने हस्ताक्षर कर देने आवश्यक होते हैं। उदाहरण से समझते हैं। जैसे मैं एक शिकायती पत्र का उदाहरण यहाँ पे लिया हूं कि किसी विशेष कार्य, समस्या या घटना की शिकायत करते हुए किसी संबंधित अधिकारी को अगर कोई पत्र लिखा जाए तो ऐसे पत्र को बोलते हैं शिकायती पत्र। शिकायती पत्र के बारे में एक चीज जरूर ध्यान रखना चाहिए कि शिकायती पत्र की भाषा भी मधुर, शिष्ट और शालीन ही होनी चाहिए। उसको विनम्रता के साथ प्रस्तुत करना चाहिए, हड़काने की दिशा में नहीं रखना चाहिए। जैसे प्रश्न आया है कि अपने मोहल्ले के पोस्टमैन की कार्यशैली का वर्णन करते हुए पोस्टमास्टर को शिकायती पत्र लिखिए, तो सबसे पहले अपना पता लिखेंगे, 15 दुंगाधारा, अल्मोड़ा, उत्तराखंड, दिनांक इतना। उसके बाद सेवा में पोस्टमास्टर, और फिर उसका पता लिखेंगे, उपडाकघर, पोखरखाली, अल्मोड़ा। फिर हमने क्या लिया? अभिवादन, महोदय, मैं आपका ध्यान मोहल्ला दुंगाधारा के पोस्टमैन की कर्तव्य विमुखता की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। वो अपने कर्तव्य से विमुख हो गया, काम नहीं करता सही से। इस मोहल्ले के निवासियों की शिकायत है कि यहाँ डाक कभी समय से नहीं बैठती, अतः यहाँ के निवासियों को बड़ी असुविधा होती है। अतः आपसे निवेदन है कि कृपया इस मामले की जानकारी प्राप्त करके उचित कार्यवाही करने की कृपा करें ताकि समस्या का निराकरण हो सके। धन्यवाद। और फिर नीचे लिया भवदीय, अपना नाम, शिकायत, यानी शिकायत भी किया विनम्रता के साथ। रेल अधिकारी को हम पत्र लिख रहे हैं, रेल विभाग का जो मैनेजर है उसको पत्र लिख रहे हैं क्योंकि माल मेरा समय से प्राप्त नहीं हुआ। तो सबसे पहले अपना पता, राज क्लॉथ एम्पोरियम, नंद नगरी, दिल्ली, दिनांक कितना, किसको? तो सेवा में मंडल रेल प्रबंधक, दिल्ली रेल मंडल, दिल्ली। विषय लिखा, माल की प्राप्ति न होने के संबंध में। महोदय, हमने दिनांक इतने को दिल्ली रेलवे स्टेशन पार्सल घर के 4 बंडल सूती कपड़ा मेसर्स बजाज एंड कंपनी कानपुर को भेजने के लिए पैसेंजर रेलगाड़ी द्वारा बुक करवाया था, जिसका बिल नंबर इतना है। यह माल अभी तक अपने गंतव्य पर नहीं पहुंचा, अतः आपसे अनुरोध है कि जांच पड़ताल करके 1 सप्ताह के अंदर हमें यह बतावें कि यह माल कहां गया। यदि माल गलती से कहीं और पहुंच गया हो तो माल को शीघ्रातिशीघ्र उक्त गंतव्य तक पहुंचाने की कृपा करें। धन्यवाद। भवदीय, अपना नाम और अपना हस्ताक्षर, अगर संभव हो तो अपने फर्म की मोहर। तो ये क्या है? ये हमने शिकायत किया रेलवे से कि भाई आपने मेरा माल समय से नहीं पहुंचाया, ये माल अगर कहीं और चला गया हो तो कृपया उस माल को सही तरीके से हम तक वापस पहुंचवा दें। एक पत्र का उदाहरण और लिया कि हमने माल की खरीदारी की और वसूली ज्यादा हो गई, जो रेट उन्होंने बताया था उससे कहीं ज्यादा रेट उन्होंने वसूल लिया है, इसके लिए शिकायत लिखना है। तो हमने सबसे पहले अपना पता लिखा है कि शंकर एंड सन्स, कपूरथला, पंजाब। फिर अपना दिनांक लिखा, सेवा में, फिर उस कंपनी का नाम जिस कंपनी को चिट्ठी भेज रहे हैं, दीपमाला एंड कंपनी, स्टेशन रोड, लखनऊ। विषय, माल की खरीदारी पर अधिक वसूली हेतु शिकायत। महोदय, हमें आपका दिनांक 5, मतलब जो भी हो दिनांक का नाम डाल करके पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें उल्लेख था कि यदि हम आपके यहाँ से 10,000 रुपये या उससे अधिक का माल खरीदते हैं तो हमें 25% की छूट, मुफ्त पैकिंग और माल भाड़े की सुविधा प्रदान की जाएगी। यानी आपकी एक चिट्ठी मुझे मिली थी जिसमें यह बताया गया था कि 10,000 रुपये से अधिक का माल अगर खरीदेंगे तो हमको 25% की छूट भी मिलेगी, प्लस पैकिंग भी मुफ्त होगी और जो माल का जो भाड़ा लगेगा वो भी आप ही वहन करेंगे।
परंतु हमें खेद है कि हमारे द्वारा 80,000 रुपए के माल की खरीद के बावजूद आपने दिनांक लिखिए, जिस दिनांक पे बिल कटा होगा के बिल संख्या इतने के द्वारा हमसे पैकिंग और माल भाड़े की शुल्क तो वसूली आपने की ही है, साथ ही केवल हमको 20% की छूट प्रदान की है। यद्यपि हमने माल प्राप्त कर लिया और आपके द्वारा जो अतिरिक्त वसूली की गई है उसके लिए क्रेडिट नोट प्राप्त करने के संबंध में पूछताछ का अधिकार है, इसलिए हमारे विचार से यह त्रुटि ऐसा लगता है, क्योंकि देखिए शब्द देखिए कितनी विनम्रता पूर्वक प्रयोग कर रहे हैं, हमारे विचार से ऐसा लगता है कि यह त्रुटि बिलिंग और डिस्पैच विभाग की लापरवाही से हुई होगी, अतएव उचित कार्यवाही हेतु यह पत्र आपकी सेवा में प्रेषित है। यानी क्या है कि आप अपने बिलिंग और डिस्पैच विभाग से पूछ लिए, हो सकता है उनकी गलती से पत्र ऐसे आ गया होगा। भौदीय, फिर नीचे अपना नाम देंगे, अपनी फर्म का नाम देंगे, हस्ताक्षर कर देंगे। तो ये क्या है, ये शिकायती पत्र, ये शिकायत की है। दूसरे तरह के औपचारिक पत्र क्या होंगे, व्यावसायिक पत्र। आजकल ये व्यावसायिक पत्र चल रहे हैं, बहुत ज्यादा चल रहे हैं। माल मंगवाने के लिए, भेजने के लिए व्यावसायिक पत्रों का प्रयोग किया जाता है। यानी अपने व्यवसाय को चलाने के लिए जो पत्राचार होते हैं, जैसे आजकल व्यवसाय में काफी वृद्धि होने की वजह से बहुत ज्यादा ये चल रहे हैं, तो व्यवसाय के विस्तार के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं व्यावसायिक पत्र होते हैं। इसमें सामान मंगवाने भेजवाने संबंधी चीजें ज्यादा होते हैं, ज्यादा। जैसे इसके पहले जो शिकायत निवारण हमने लिखा था ना, वो भी एक तरह का व्यावसायिक पत्र ही था। जो अभी हुआ था ना कि वो 25% छूट देने के लिए कहा था, लेकिन 20% छूट दिया तो मैंने शिकायत किया, वो भी एक तरह का व्यावसायिक पत्र ही है। अब जैसे एक पत्र हम ले गए हैं कि आपको कुछ पुस्तकों की आवश्यकता है, नागेश चार्ट सभा वाराणसी के व्यवस्थापक को सूचित करते हुए शीघ्र पुस्तक भिजवाने हैं, तो पत्र लिखना है आपको। तो सबसे पहले हमने अपना एड्रेस लिखा, 19 कौशलपुरी कानपुर, और दिनांक डाल दिया। नीचे सेवा में व्यवस्थापक नागेश चार्ट सभा वाराणसी, विषय पुस्तकें मंगवाने हेतु लिखेंगे, महोदय निवेदन है कि मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है, अतः शीघ्र ही इन्हें वीपी डाक द्वारा ऊपर लिखे पते पर भेज दें। ऊपर जो सबसे ऊपर मैंने अपना पता लिखा है, भेज दें। वीपी आते ही छुड़ा ली जाएगी। वीपी क्या होती है, ब्लू पार्सल। ब्लू पार्सल होता है वो नीले रंग के कपड़े में बांध करके किताबें या कोई भी सामान भेजे जाते हैं, जब पाने वाला सामान पा जाता है तब जाके उसका पेमेंट करता है। अब जैसे इसमें क्या किया, हमने उसको कॉलम बांट दिया 3, पुस्तक का नाम, उसके लेखक और कुल कितनी प्रतियां चाहिए। यानी अगर हमको हिंदी चाहिए, हिंदी शब्दानुशासन आचार्य किशोरीदास वाजपेयी द्वारा 1 प्रति, दूसरी पुस्तक इतने प्रति, तीसरी पुस्तक इतने प्रति, ऐसे करके डिटेल कर दिया। फिर नीचे हमने लिख दिया 100 धन्यवाद, फिर अपना नाम और अपना एड्रेस का मुहर लगा दिया। पुस्तक भंडार के प्रबंधक की ओर से पुस्तकों के ऑर्डर की आपूर्ति में असमर्थता प्रकट करते हुए पत्र लिखिए। यानी ऑर्डर आया था, लेकिन पुस्तक जो पब्लिशर है उसके पास पर्याप्त पुस्तक ही नहीं है, वो ऑर्डर डिलीवर नहीं कर पा रहा है, तो वो असमर्थता व्यक्त कर रहा है व्यापारी को। तो उसने सबसे पहले अपना एड्रेस लिखा, विद्या पुस्तक भंडार, विद्या विहार दिल्ली, दिनांक, सेवा में बुक पॉइंट मुखर्जी नगर दिल्ली, महोदय। उसका विषय लिखा कि पुस्तकों के आपूर्ति में असमर्थता। महोदय आपके दिनांक इतने मई के पत्र के द्वारा हमको ऑर्डर प्राप्त हुआ, लेकिन अत्यंत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि जिन पुस्तकों का ऑर्डर आपने दिया है उनका स्टॉक खत्म हो गया है। हमने ये पुस्तकें जो है पुनर्मुद्रण यानी प्रिंटिंग में भेजी हुई हैं, जो संभवतः 15 दिन में बिक्री हेतु आ जाएंगी। हमने आपका ऑर्डर फाइल में सुरक्षित कर लिया है, जैसे ही पुस्तकें आती हैं हम आपको भेज देंगे। सुविधा के लिए खेद है, आपकी सेवा में सदैव तत्पर, धन्यवाद। और अपना नाम, अपने फर्म के नीचे मोहर। तो ये क्या हो गया, आपूर्ति में अगर असमर्थता है तो डाल दिया। हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा संपादकीय पत्रों की। संपादकीय पत्र क्या होते हैं, समाचार पत्र और पत्रिकाओं के संपादक को जो पत्र लिखे जाते हैं, जैसे विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए, अपने किसी घटना कोई इधर उधर हुई हो उसकी सूचना देने के लिए, लेख कविता कहानी प्रकाशित कराने के लिए, किसी जन जागरूकता के विषय पे समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाने के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं वो संपादकीय पत्र होते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया है कि आपके शहर में पानी की समस्या है, इसके लिए अपने किसी समाचार संपादक को पत्र लिखिए ताकि वो अपने समाचार पत्र में इस विषय को उठावे। तो सबसे पहले हम अपना एड्रेस दिए, 15 पंत सदन दूंगाधारा, अल्मोड़ा उत्तराखंड। फिर वहां का दिए एड्रेस जहां हमको भेजना है, मतलब समाचार पत्र का। सेवा में संपादक महोदय, दैनिक स्वतंत्र भारत, विधानसभा मार्ग, लखनऊ उत्तर प्रदेश। विषय अल्मोड़ा में पानी की समस्या। महोदय आपके दैनिक समाचार पत्र में अल्मोड़ा में पानी की समस्या पर अपने विचार प्रकाशनार्थ यानी प्रकाशन के हेतु भेज रहा हूं, आशा है इसे आप प्रकाशित करके हमें अनुग्रहित करेंगे। और फिर अपना विषय हमने डाल दिया कि यहाँ पे पानी की समस्या है, ये चीज ऐसे ऐसे होती है। अधिकारियों से बात करने पर अधिकारी इस बात पर बहुत ज्यादा संज्ञान नहीं लेते। और फिर नीचे क्या दिया, भौदीय, अपना नाम।
तो ये क्या है, ये संपादकीय पत्र। देश में बढ़ रही कन्या भ्रूण हत्या, ये जन जागरूकता का विषय है। इस पर किसी प्रतिष्ठित समाचार पत्र संपादक को एक पत्र लिखिए। तो हमने पहले अपना एड्रेस दिया, फिर उसका से समाचार पत्र का नाम, फिर उनका एड्रेस दिया, विषय दिया कन्या भ्रूण हत्या पर बढ़ती प्रवृत्ति के संबंध में, और फिर महोदय के साथ अपना आर्टिकल लिखा कि आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से मैं देश में बढ़ रही कन्या भ्रूण हत्या प्रवृत्ति की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं या चाहती हूं। अनेक लोग ऐसे ऐसे करते हैं जिसकी वजह से ऐसा बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। अपना विषय आपने लिखा, नीचे अपना नाम लिख करके। तो ये क्या हो गए, ये संपादकीय पत्र हैं जो अखबार के संपादकों को लिखे जाते हैं। आवेदन पत्र, आवेदन पत्र क्या, सरकारी किसी भी अधिकारी को लिखा गया पत्र, किसी मंत्री को लिखा गया पत्र, किसी विभाग या किसी कार्यालय के उच्चाधिकारी को पत्र लिखा जाए और अपनी आवश्यकता पूर्ण करने के लिए कहा जाए। यानी अधीनस्थ कर्मचारी द्वारा उच्चाधिकारी को लिखे गए पत्र ज्यादातर आवेदन पत्र कहलाते हैं। आवेदन पत्रों का प्रारूप जो होता है वो सामान्य पत्रों से थोड़ा भिन्न होता है। अब देखिए एक उदाहरण हमने लिया है यहाँ पे कि राजकीय संग्रहालय में आशुलिपिक पद के लिए जगह खाली है, वहां पे मैं नौकरी के लिए आवेदन कर रहा हूं। ठीक, अब आवेदन में हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने अपना एड्रेस लिखा, फिर उसके बाद से सेवा में, फिर उस फर्म का नाम यानी राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा उत्तराखंड, विषय नौकरी पाने के संबंध में। महोदय, आपके दिनांक इतने के दैनिक हिंदुस्तान में प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार हिंदी आशुलिपिक पद के लिए मैं अपनी सेवाएं प्रस्तुत करता हूं। मेरी योग्यता तथा अनुभव इस प्रकार है। फिर अपनी योग्यता का विवरण हम ब्लॉक वाइज देंगे, यानी शैक्षिक योग्यता, किस श्रेणी में हमने उत्तीर्ण किया, किस वर्ष में उत्तीर्ण किया। फिर हम लेके आएंगे कि व्यावहारिक यानी प्रोफेशनल अगर हमारे पास कुछ अचीवमेंट्स हैं उसको हमने लिखा, जैसे हिंदी आशुलिपि की गति मेरी 120 शब्द प्रति मिनट की है, हिंदी टंकर यानी टाइपिंग की मेरी जो स्पीड है वो 30 शब्द प्रति मिनट की है, अंग्रेजी टंकर यानी अंग्रेजी टाइपिंग की जो मेरी गति वो 40 शब्द प्रति मिनट है। फिर हमने अपना अनुभव बताया कि पिछले 18 महीने तक हमने उपनिदेशक पशुपालन विभाग नैनीताल के कार्यालय में हिंदी आशुलिपिक पद पे कार्य किया है। योग्यता और अनुभव के अतिरिक्त मुझे पाठ्येतर कार्यकलापों में भी बड़ी रुचि रही है। मैं फुटबॉल का अच्छा खिलाड़ी रहा हूं और कॉलेज टीम का विश्वविद्यालय प्रतियोगिता का प्रतिनिधित्व कर चुका हूं। यदि उक्त पद पे मुझे सेवा करने का अवसर मिला तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अपने कार्य व्यवहार से सदैव आपको संतुष्ट रखूंगा। प्रमाण पत्रों की अनुप्रमाणित प्रतिलिपियां इस पत्र के साथ संलग्न हैं। फिर हमने लिखा संलग्नक संख्या, कुल कितनी प्रतियां संलग्न है उसका नंबर डाल दिया, कुल इतनी प्रतियां, भौदी अपना नाम। ये क्या है, ये आवेदन पत्र है। फिर हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि आप किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कार्यरत हैं, जरूरी काम पड़ गया है, इस वजह से आपको छुट्टी चाहिए। तो छुट्टी के लिए इसमें ईएल लेने का मैंने प्रयास किया है, यानी अर्न लीव, ये होता है उपार्जित अवकाश, ये सीएल के अलावा होते हैं। मैंने इसका उदाहरण लिया है। तो सबसे पहले क्या किया, अपना एड्रेस आप लिखे, हेतमापुर ग्राम बेटौली फतेहपुर बाराबंकी उत्तर प्रदेश। फिर उसके बाद से दिनांक हमने लिखा, फिर उस फर्म को लिखा जो हमारे उच्चाधिकारी हैं, सेवा में निदेशक महोदय, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बरेली। विषय जरूरी काम आ जाने पर अवकाश हेतु। महोदय, सविनय निवेदन है कि मुझे गांव पे अपने पैतृक मकान की मरम्मत करवानी है। आगामी बरसात में और अधिक क्षतिग्रस्त हो जाने पर उसके गिर जाने की आशंका है, इसलिए उसकी मरम्मत अति आवश्यक है। अतएव आपसे अनुरोध है कि दिनांक इतने से इतने तक मुझे 30 दिनों का उपार्जित अवकाश लेने की कृपा करें, उपार्जित अवकाश ईएल देने की कृपा करें। साथ ही दिनांक इतने से ही कार्यकाल के उपरांत मुझे मुख्यालय छोड़ने की अनुमति भी प्रदान करें। सेवा में जो कुछ भी है अथवा आपका विश्वास पत्र देकर के अपना नाम डाल दिया। तो ये क्या है, ये आवेदन पत्र है। आवेदन पत्र का मतलब हम अपनी चीज के लिए आवेदन कर रहे हैं। अब थोड़ा सा ऊपर उठिए, आपके गांव में आपको पाठशाला खुलवानी है, उसके लिए जिला परिषद के अध्यक्ष को पत्र लिखिए। उदाहरण साथ साथ है आपके स्क्रीन पे कि सबसे पहले अपने गांव का एड्रेस दिए, फिर सेवा में अध्यक्ष महोदय जिला परिषद बहराइच, विषय अपने डाला अपने गांव में पाठशाला खुलवाने हेतु। फिर उसका से महोदय विषय डालिए कि हमारे गांव की इतनी दूरी के क्षेत्र में कहीं कोई पाठशाला नहीं है, जनसंख्या भी बहुत अच्छी है, इसलिए अगर पाठशाला खुल जाती तो हमारे बच्चों को दूर नहीं जाना पड़ता। शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार है, उसको आसानी से प्राप्त हो सकता है, इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि एक पाठशाला खुलवाने का प्रयास करें। अगर हमारे गाँव में पाठशाला खुल जाएगी तो आपकी बड़ी कृपा होगी। फिर भौदी अपना नाम लिख करके खत्म कर दीजिए। तो ये जो चीजें है ना, ये तरीका मैंने एक बता दिया आपको। ये जो अभी हमने दिया इस वीडियो में, ये सिर्फ एक तरीके हो सकते हैं। इस तरीके से आप अपने बाकी के पत्रों को लिख सकते हैं। देखिए, पत्र लेखन बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए कृपया इसको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। और जो कुछ भी कहीं कोई ऐसा लगता है कि नहीं कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो प्लीज आप हमें बताइए, उसके लिए तो मैं बैठा ही हूं। ठीक है मित्रों, तो मुझे लगता है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। चलिए तैयारी करते हैं अगले वीडियो की, आप भी तैयारी करिए अपना। ठीक है, फिर मिलते हैं जल्दी
नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।